नमस्कार। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा 10 का चौथा चैप्टर औद्योगिकीकरण का युग। तो पहला प्रश्न है, मशीन और तकनीक का महिमा मंडन किस माध्यम में और स्पष्ट दिखाई देता है? तो मशीन और तकनीक का महिमा मंडन व्यापारिक पत्रिका के माध्यम से स्पष्ट दिखाई देता है। अलादीन किसका प्रतीक माना जाता है? तो अलादीन पूरब और अतीत का प्रतीक माना जाता है। औद्योगिकीकरण का अध्ययन सबसे पहले किस देश के संदर्भ में किया गया? ब्रिटेन के संदर्भ में। भारत में औद्योगिक बदलावों का पैटर्न किससे तय होता था? तो औपनिवेशिक शासन से तय होता था। प्राच्य शब्द का अर्थ क्या है? प्राच्य शब्द का अर्थ भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश होते हैं। प्राच्य शब्द और आमतौर पर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो प्राच्य शब्द आमतौर पर एशियाई के लिए प्रयोग किया जाता है। पश्चिम नजरिए से प्राच्य इलाके किस रूप में देखे जाते हैं? तो पूर्व आधुनिक, पारंपरिक और रहस्यमय तौर पर देखे जाते हैं। गिल्ड्स किस प्रकार के संगठन थे? उत्पादकों के संगठन थे। गिल्ड्स का क्या अर्थ था? तो उत्पादकों को प्रशिक्षण देना और मूल्य तय करना गिल्ड्स का कार्य था। शासकों ने गिल्ड्स को क्या अधिकार दिया था? उत्पादन का एकाधिकार दिया था। कार्टेजर शब्द किस लोगों के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो कार्टेजर शब्द छोटे किसान और गरीब किसान के लिए प्रयोग होता है। इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी किससे ऊन खरीदते थे? स्टेपलर से। लंदन किस युग में प्रसिद्ध था? फिनिशिंग सेंटर के रूप में लंदन प्रसिद्ध था। स्टेपलर किसे कहा जाता है? जो ऊन की स्टेपल या छटाई करता है उसे स्टेपलर कहा जाता है। फूलर शब्द का अर्थ क्या है? तो फूलर शब्द का अर्थ कपड़ों की चुन्नटें बनाना है। कार्डिंग किस प्रक्रिया को कहते हैं? तो कार्डिंग प्रक्रिया रेशों को कताई करने के लिए तैयार करना कार्डिंग कहलाता है। नए युग का पहला प्रतीक किसे माना गया है? तो नए युग का पहला प्रतीक कपास या कॉटन को माना जाता है। 1760 में ब्रिटेन ने कितने पाउंड कच्चे कपास का आयात किया था? 50 लाख पाउंड। 1787 तक ब्रिटेन का कपास आयात बढ़कर कितना हो गया? 220 लाख पाउंड। रिचर्ड आर्कराइट किससे जुड़ा था? तो रिचर्ड आर्कराइट सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा से जुड़ा था। 18वीं सदी में कौन से कार्यों की प्रक्रिया में सुधार हुआ? तो 18वीं सदी में कौन से कार्यों की प्रक्रिया में सुधार हुआ था? तो वह था कार्डिंग, ऐंठना, कताई और लपेटना। लंकाशायर को सूत कताई के लिए आदर्श स्थान क्यों कहा गया है? क्योंकि वहां नम मौसम था। कलाकार सीई टर्नर ने लंकाशायर की किस चीज का चित्र बनाया था? तो कॉटन मिल का चित्र बनाया था। ब्रिटेन में औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा था? सूती और कपास उद्योग। 1837 तक ब्रिटेन के लोहा और स्टील निर्यात का मूल्य लगभग कितना था?
7.7 करोड़ पाउंड था। औद्योगिकरण के बाद इंग्लैंड में रेलवे का विस्तार किस दशक में शुरू हुआ? 1840 के दशक में शुरू हुआ। इंग्लैंड के कपास निर्यात की तुलना में 1873 तक लोहा और स्टील निर्यात का मूल्य क्या था? दोगुना था। 19वीं सदी के अंत में तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कुल मजदूरों की कितनी प्रतिशत थी? तो कुल मजदूरों की संख्या 20% थी। जेम्स वाट ने किसके भाप इंजन में सुधार किए? तो जेम्स वाट के द्वारा भाप इंजन में सुधार किया गया था। वह न्यूकॉमेन के भाप इंजन में सुधार किए थे। जेम्स वाट के इंजन का उत्पादन किस उद्योगपति ने किया था? तो मैथ्यू बुल्टन ने किया था। 19वीं सदी की शुरुआत तक इंग्लैंड में कुल कितने भाप इंजन थे? 321 भाप इंजन थे। 321 इंजनों में से सूती उद्योग में कितने इंजन प्रयोग होते थे? तो 80। स्पिनिंग जेनी मशीन के आने से किसका काम छिन गया था? ऊन काटने वाली औरतों का। स्पिनिंग जेनी का निर्माण किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। 1830 के दशक की आर्थिक मंदी में बेरोजगारों की संख्या कितनी प्रतिशत तक पहुंच गई थी? 35 से 75% तक पहुंच गई थी। स्पिनिंग जेनी मशीन का मुख्य कार्य क्या था? कटाई की प्रक्रिया को तेज करना। मशीन उद्योगों के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में किस देश के कपड़ों का दबदबा था? तो भारत का था। भारत में पैदा होने वाला कपास कैसा था? महीन था। आर्मेनियन और फारसी सौदागर भारत से माल कहाँ तक लेकर जाते थे? अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक लेकर जाते थे। भारत का कौन सा बंदरगाह खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा था? सूरत का बंदरगाह। भारत का सूरत बंदरगाह खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा था। कोरोमंडल तट पर कौन सा प्रमुख बंदरगाह स्थित है? मछलीपट्टनम। बंगाल में कौन सा बंदरगाह दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार करता था? हुगली। सूरत और हुगली की जगह किन बंदरगाहों का महत्व बढ़ने लगा? बंबई और कलकत्ता का। बने हुए कपड़ों को हासिल करने के लिए किनके बीच प्रतिस्पर्धा रहती थी? तो फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली और स्थानीय व्यापारियों के बीच प्रतिस्पर्धा रहती थी। बुनकर किसे अपना माल बेचते थे? तो बुनकर अपना माल सबसे ऊंची बोली लगाने वाले खरीदार को बेचते थे। गुमास्तों का कार्य क्या था? बुनकरों पर निगरानी और माल की जांच करना। 1811-12 में सूती माल का कुल निर्यात में कितना प्रतिशत हिस्सा था? 33%। 1850-51 में सूती माल का हिस्सा घटकर कितना रह गया? 3%। ब्रिटिश उद्योगपतियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या मांग की? ब्रिटिश कपड़ों को भारतीय बाजार में बेचने की। 1850 तक भारत में सूती कपड़ों का आयात कुल आयात का कितना प्रतिशत हो गया था? 31%। 1870 तक भारत में सूती कपड़ों का आयात कितना बढ़ गया? 50% से अधिक। 1872 की संसदीय रिपोर्ट के अनुसार
बुनकर भारत के किस क्षेत्र की ओर पलायन करने लगे? बंगाल की ओर। 19वीं सदी के मध्य में स्थानीय बाजार की स्थिति क्या थी? तो मैनचेस्टर के कपड़ों की भरमार हो गई थी। भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? बंबई में। बंबई की पहली कपड़ा मिल कब लगी थी? 1854 में। बंगाल में पहली जूट मिल कब स्थापित हुई थी? 1855 में। एल्गिन मिल किस शहर में खोली गई थी? तो एल्गिन मिल कानपुर में खोली गई थी। अहमदाबाद की पहली कपड़ा मिल कब चालू हुई? 1865 में। देश की पहली जूट मिल कहाँ खोली गई थी? कलकत्ता में। बंगाल के प्रसिद्ध उद्योगपति जिन्होंने 1830 से 1840 के दशकों में 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां लगाई थी, वे थे द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर का विश्वास था कि भारत का विकास किस मार्ग से हो सकता है? तो वह पश्चिमीकरण और औद्योगिकरण से भारत का विकास हो सकता है, यह द्वारकानाथ टैगोर का विश्वास था। जमशेदजी नुसरवानजी टाटा किस समुदाय के थे? तो जमशेदजी टाटा पारसी समुदाय के थे। और रतन टाटा भी पारसी समुदाय के ही थे। सेठ हुकुमचंद ने 1917 में कौन सा उद्योग लगाया था? जूट मिल। बिरला परिवार के प्रारंभिक व्यवसाय का संबंध किस व्यापार से था? चीन के साथ व्यापार से। यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियों में से कौन सी प्रमुख नहीं थी? तो टाटा एजेंसी कंपनी प्रमुख नहीं थी, क्योंकि टाटा कंपनी भारतीय थी। और प्रश्न कह रहा है यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियों में से कौन सी प्रमुख नहीं थी? तो टाटा एजेंसी। भारतीय वित्तपोषक औद्योगिक उद्यमों में क्या भूमिका निभाते थे? पूंजी उपलब्ध कराते थे। भारतीय व्यापारियों को किन वस्तुओं का निर्यात की अनुमति थी? कच्चा माल और अनाज का। यूरोपीय व्यापारियों और उद्योगपतियों के परिसंघों में भारतीयों को शामिल नहीं किया जाता था। मद्रास की पहली कताई बुनाई मिल कब खुली थी? 1874 में। 19वीं सदी के किन दशकों में द्वारकानाथ टैगोर के उद्योग संकट में पड़े थे? तो 19वीं सदी के किन दशकों में द्वारकानाथ टैगोर के उद्योग संकट में पड़े थे? 1840 के दशक में। 1901 में भारतीय फैक्ट्रियों में कुल कितने मजदूर कार्यरत थे? तो 4,84,000 मजदूर कार्यरत थे। 1946 तक फैक्ट्री मजदूरों की संख्या कितनी हो गई थी? तो 24,36,000 हो गई थी। 1911 में बंबई के सूती कपड़ा उद्योग के आधे से अधिक मजदूर किस जिले से आए थे? तो रत्नागिरी जिले से आए थे। कानपुर की मिलों में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर कहाँ से आते थे? कानपुर जिले के गांवों से आते थे। जॉबर किसे कहा जाता था? पुराना और विश्वस्त कर्मचारी जो मजदूरों की भर्ती करता था उसे जॉबर कहते थे। जॉबर को अलग अलग इलाकों में और किन नामों से जाना जाता था? तो जॉबर को अलग अलग इलाकों में सरदार और मिस्त्री के नाम से जानते थे। मजदूरों की शिफ्ट कितने घंटे की होती थी? 12 घंटे की।
भाई भोसले के पिता कितने वर्षों तक मिल में काम करते रहे? 25 वर्षों तक। भाई भोसले के पिता को कौन सी बीमारी हो गई थी? दम्मा की बीमारी हो गई थी। भारतीय कटाई मिलों में बना धागा कौन इस्तेमाल करता था? तो भारत के हथकरघा बुनकर करते थे। भारत से धागे का निर्यात मुख्य रूप से कहाँ होता था? चीन में होता था। भारत से धागे का मुख्य निर्यात मुख्य रूप से चीन से होता था। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में औद्योगिक श्रम शक्ति का बहुत छोटा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत था? तो पंजीकृत फैक्ट्रियों में कार्यरत था। 1911 में पंजीकृत फैक्ट्रियों में कुल औद्योगिक श्रम शक्ति का कितना प्रतिशत कार्य करता था? 5%। 20वीं सदी के दौरान हाथ से होने वाले उत्पादन में इजाफा किस क्षेत्र में हुआ? हथकरघा के क्षेत्र में। 1900 से 1940 के बीच हथकरघों पर बने कपड़ों के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई? 3 गुना वृद्धि हुई। फ्लाई शटल का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? बुनाई के लिए। फ्लाई शटल के उपयोग से बुनकरों की कौन सी क्षमता बढ़ी? उत्पादन क्षमता। 1941 तक भारत में कितने प्रतिशत हथकरघों में फ्लाई शटल लगे होते थे? 35%। किन क्षेत्रों में फ्लाई शटल वाले हथकरघों की संख्या 70 से 80% तक पहुंच गई थी? त्रावणकोर, मद्रास, मैसूर, कोचीन बंगाल में। मोटे कपड़ों की मांग मुख्यतः किस वर्ग में अधिक थी? गरीब वर्ग में। अकाल या खराब फसल के समय किस प्रकार के कपड़े की मांग पर असर नहीं पड़ता था? महीन और महंगे कपड़ों पर असर नहीं पड़ता था। किस शहर की साड़ियों की बिक्री पर अकालों का कोई असर नहीं पड़ता था? बनारसी साड़ी पर कोई असर नहीं पड़ता था। फैक्ट्रियों के युग में बुनकरों का श्रम किस प्रक्रिया का अभिन्न अंग था? तो औद्योगिकीकरण का अभिन्न अंग था। मेड इन मैनचेस्टर लेबल का क्या संकेत था? उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करना। लेबलों पर किस प्रकार की चीजें अंकित होती थी? शब्द और चित्र दोनों अंकित होते थे। मैनचेस्टर के लेबल पर देवी देवताओं की तस्वीर लगाने का उद्देश्य क्या था? उत्पाद को भारतीयों के लिए परिचित बनाना। कैलेंडर छपवाने की परंपरा कब शुरू हुई? तो कैलेंडर छपवाने की परंपरा 19वीं सदी के आखिर में शुरू हुई। स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित विज्ञापनों का उद्देश्य क्या था? तो राष्ट्र के प्रति निष्ठा और देसी वस्तुओं का प्रयोग करना था। तो दोस्तों, कक्षा 10 की एनसीईआरटी पुस्तक से लाइन बाय लाइन प्रश्न हम लोगों ने चैप्टर 4 का पूरा कर लिया है। अब नेक्स्ट डे मिलते हैं चैप्टर 5 मुद्रण और संस्कृति और आधुनिक विश्व में। धन्यवाद।